आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में और आज के इस लेक्चर में भी। आज के इस लेक्चर में देखेंगे पावर जनरेशन के बारे में। पावर जनरेशन से कि जितने भी टर्म्स हो सकते हैं वो सारे के सारे टर्म्स इसी वीडियो में इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वन शॉट सीरीज चल रहा है तो इसमें कंप्लीट रिवीजन होगा इसका। ठीक है, पावर जनरेशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स आएंगे सबको क्लियर होगा। इससे पहले भी लेक्चर्स आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, इस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। साथ साथ सिविल वाले के लिए भी क्लासेज लग चुकी है, तो आप लोग उन तक भी ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए। कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपकी क्लासेज यहाँ पास यूट्यूब पे कंप्लीट रिवीजन करवाया जा रहा है। वन शॉट सीरीज, फिर ऑनलाइनर सीरीज, फिर PYQ सीरीज, फिर मॉक टेस्ट सीरीज, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो आज का हमारा इस लेक्चर में है पावर जनरेशन और उसके सारे टर्म्स को समझेंगे। पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करें कि पावर जनरेशन है क्या। तो पावर जनरेशन एक प्रोसेस है ना। पावर जनरेशन एक प्रोसेस है। पावर जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, प्राइमरी जो एनर्जी सोर्सेस है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना या प्रोड्यूस करना भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग पावर जनरेशन में समझते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर की अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेट जो होता है इलेक्ट्रिकल पावर वो आपका होता है 11 kV टू 33 kV। ठीक है, 11 kV से लेकर के 33 kV के तक इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। और उसके बाद फिर स्टेप अप जो ट्रांसफ़र होता है ट्रांसमिशन के लिए, है ना। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कुछ टर्म्स भी आएंगे, उसको भी समझना है आपको। यहाँ पास आगे देखेंगे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी में। तो मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है पहला आपका है कन्वेंशनल सोर्स। ठीक है, ये कन्वेंशनल सोर्स होता है। इसमें आपका थर्मल पावर प्लांट होता है। पहला तो आपका थर्मल पावर प्लांट, दूसरा आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और तीसरा आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कन्वेंशनल सोर्सेस से में तीन तरीके का आपका, एक थर्मल पावर प्लांट, दूसरा आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और तीसरा आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। अब इसी में नॉन कन्वेंशनल में देखें, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें आपका होता है सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, टीडल पावर प्लांट, बायोमास पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट। तो ये कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अकॉर्डिंग है। एक एक करके सारे पावर प्लांट को समझते हुए हम लोग चलेंगे। आप लोग लाइक शेयर करते चलिए। अगला है हमारा देखेंगे पहला नंबर पे थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया में जैसे जो देश है इसमें सबसे ज़्यादा यूज यही होता है थर्मल पावर प्लांट का, है ना। तो मोस्टली वाइड यूज पावर प्लांट इन इंडिया ये है। इसकी बेसिक प्रिंसिपल की अगर बात कर ले, ठीक है, अगर थोड़ा सा और समझ ले इसमें, तो ये करता क्या है कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है ना, by the burning of a fuels like a coal, गैस और बायोमास टू हीट वाटर। ठीक है, और ये हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करता है, क्रिएट करता है और उसके थ्रू टरबाइन को आ जाता है, जो कि आगे हम लोग समझेंगे भी। और भी इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपका हीट एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी से फिर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये कुछ स्टेप्स के थ्रू आपका थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इसकी कुछ मेन कंपोनेंट की बात कर ले, इसमें अगर फ्यूल की बात करें तो फ्यूल में आपका कोल होता है, गैस भी होता है, बायोमास होता है, ये कुछ फ्यूल भी होता है। अगर इसके स्टेप्स की बात करें कि कैसे ये वर्क करता है, इसके स्टेप्स की बात कर ले थोड़ा सा, तो ये सबसे पहले तो हीट जनरेट होगा, हीट का जनरेट होता है। उसके बाद फिर आपका हीट होगा, हीट जनरेट, और उसके बाद फिर आपका स्टीम का प्रोडक्शन होगा, स्टीम का। और उसके बाद फिर आपका तीसरा जो स्टेप होगा वो टरबाइन का रोटेशन होगा, टरबाइन का रोटेशन। इसके बाद फिर जब टरबाइन रोटेट करता है तो इसके बाद फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो होता है, स्टेप जो होता है सॉरी, वो आपका होता है कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स के थ्रू जो है आपका थर्मल पावर प्लांट वर्क करता है। तो इसके स्टेप को हमने समझा। अब यहाँ पास थोड़ा समझते हैं कुछ टाइप्स का। तो टाइप्स ऑफ जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें आपका होता है फॉसिल फ्यूल बेस्ड होता है, एक होता है रिन्यूएबल्स और अदर्स में। फॉसिल फ्यूल वगैरह में जिसमें आपका कोल और नेचुरल गैस, डीजल, लिक्विड वगैरह इस आपका फ्यूल के रूप में यूज होगा। रिन्यूएबल्स में बात कर ले तो उसमें आपका होता है जियोथर्मल, जिसमें अर्थ का हीट और बायोमास और जो वेस्ट टू एनर्जी है वो उसका आपका रिन्यूएबल्स में होगा। न्यूक्लियर भी होता है, तो इसमें आपका न्यूक्लियर फ्यूजन का होता है, जिसके बारे में अभी हम इसी लेक्चर में डिस्कस और आगे करेंगे। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में समझ लें। मेन कंपोनेंट्स इसका कौन कौन सा है, तो इसमें आपका बॉयलर लगा हुआ होता है, सुपर हीटर लगा हुआ होता है। और आपको मालूम है कि हमने विजिट भी किया था NTPC पावर प्लांट, पूरा कंप्लीट ब्लॉग भी वहाँ पर बनाया था। हर एक पार्ट को हमने समझा है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो उसका भी वीडियो अपलोड करवा देंगे। हालांकि हमने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया है उसका।
मेन कंपोनेंट इसमें बॉयलर है, सुपर हीटर होता है, इकोनॉमाइज़र होता है, एयर प्रीहीटर होता है, स्टीम टरबाइन होता है, फिर आपका कंडेंसर होता है। तो कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसको समझ लेते हैं। अगर बॉयलर की बात करें तो ये क्या करता है कि हीट करेगा वाटर को और किसके लिए, टू क्रिएट अ स्टीम, टू क्रिएट स्टीम, स्टीम क्रिएट करने के लिए बॉयलर लगा हुआ होता है। ठीक है, सुपर हीटर भी उसी उसी तरीके का होता है, इकोनॉमाइजर है, फिर आपका एयर हीटर होता है। ठीक है, फिर आपका स्टीम टरबाइन होता है, फिर आपका होता है स्टीम जो टरबाइन मेनली होगा क्या यहाँ पास, ये रोटेट करेगा किसके थ्रू, स्टीम और स्टीम के जो प्रेशर है उसके थ्रू ये रोटेट करेगा। कंडेंसर हमने आपको बता ही दिया है कि कूल करेगा स्टीम को वापस से वाटर में, और वही वाटर को वापस से यूज किया जा सकता है। ठीक है, वही वाटर को वापस से यूज किया जाता है, फिर वापस से स्टीम जनरेट होगा, स्टीम जनरेट होकर के फिर वापस से टरबाइन को घुमाया जाएगा। तो कुछ ये सारे टर्म्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें जनरेटर भी लगा हुआ होता है, सबका फिगर भी पिक्चर वगैरह सब कुछ हम दिखाएंगे। अब देखिए थोड़ा इसका, ये आपका रैंकिंग साइकिल पे वर्क करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये यूज होता है रैंकिंग जो साइकिल है वो थर्मल पावर प्लांट में। इसकी एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है कि लो होता है, इनिशियल कॉस्ट इसका लो होता है। ठीक है, और कैन बी लोकेटेड नियर द लोड सेंटर, ये लोड सेंटर के नियर में लोकेट होता है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज हैं, लेकिन डिसएडवांटेज इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये भी समझना आपको ज़रूरी है। हाई रनिंग कॉस्ट, थर्मल पावर प्लांट जो होता है मोस्टली, वो थर्मल पावर प्लांट चलाना हाई रनिंग कॉस्ट इसका होगा। दूसरा, एयर पॉल्यूशन ये काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। अब देख ही रहे होंगे कि फ्यूल जो फॉसिल फ्यूल जलेगा तो वो भी पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, क्या वो कोल हो या नेचुरल गैस हो, डीजल हो या लिक्विड फ्यूल हो, तो ये सारे जब जलेंगे तो फ्यूल सॉरी पॉल्यूशन तो क्रिएट करेगा ही। फिर इसकी इफिशियंसी की बात करें तो इसकी इफिशियंसी भी काफ़ी लो है, और लगभग मान के चले तो 30 to 35% इसकी इफिशियंसी आपका होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हमने देखा थर्मल पावर प्लांट का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखेंगे। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो ये यूज किसको करेगा, किस तरीके की एनर्जी का यूज करता है, वाटर एनर्जी का। ठीक है, एक वाटर को एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। अब कैसे करेगा इसका थोड़ा सा फंक्शन को समझेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ये कन्वर्ट करेगा एनर्जी ऑफ फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर जो होगा इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यूजिंग यूजिंग किसका यूज करके, टरबाइन का यूज करके। टरबाइन और जनरेटर दो है पार्ट्स हैं, इसको समझना है। इन दोनों का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को ये भी जनरेट करेगा। ठीक है, इसमें कुछ अगर टाइप्स की बात कर लें टाइप्स का, तो टाइप्स होता है रन ऑफ रिवर स्टोरेज टाइप होता है, पंप स्टोरेज प्लांट होता है, ये कुछ टाइप्स हैं। इसके थोड़ा सा और वर्किंग प्रोसेस को समझें हम लोग, तो सबसे पहले वाटर होगा, वाटर को लिया जाता है और रिजर्वेयर जो होता है जहाँ पर डैम वगैरह या जो होता है उस पर, और उसके बाद ये टरबाइन को स्पिन करवाया जाएगा, टरबाइन स्पिन होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, फिर पावर होगा आउटपुट में भी, पावर आपका आउटपुट होगा। तो ये कुछ वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रोसेस है इसका, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, ये समझे हमने। टाइप्स में हमने देखा रन ऑफ वगैरह है या स्टोरेज टाइप है या पंप स्टोरेज प्लांट है। तो रन ऑफ रिवर जो होता है, और ये जो स्टोरेज टाइप है, स्टोरेज टाइप को इम्पाउंडमेंट भी कहते हैं इसको। रन ऑफ रिवर की अगर बात करें तो ये डाइवर्ट करेगा पोर्सन ऑफ वाटर, पोर्सन ऑफ रिवर थ्रू द टरबाइन। ठीक है, रिवर के जो है पोर्सन ऑफ रिवर को टरबाइन के थ्रू टरबाइन विदाउट ए लार्ज रिजर्वियर, है ना, रिलाइंग ऑन ए नेचुरल फ्लो, ये आपका रन ऑफ का वर्किंग प्रोसेस होगा, डाइवर्ट करेगा पोर्शन ऑफ रिवर को। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है स्टोरेज टाइप वाला, इसमें क्या है कि मोस्ट कॉमन टाइप है ये, और ये लार्ज डैम को क्रिएट करता है रिजर्वियर को, स्टोरिंग वाटर फॉर कंसिस्टेंट पावर सप्लाई के लिए या पावर जनरेशन के लिए ये स्टोरेज टाइप वाले को यूज किया जाता है। अगला है पंप स्टोरेज टाइप। पंप स्टोरेज का तो स्टोर करता है एनर्जी के बाई पंपिंग वाटर, और उसके बाद फिर अब अपर रिजर्वियर जो होता है ड्यूरिंग लो डिमांड, उसका ड्यूरिंग पीक टाइम्स भी, तो इसका यहाँ पास ये यूज किया जाता है पंप स्टोरेज टाइप का। ठीक है, और इसमें अगर मेन कंपोनेंट की बात कर लें तो मेन कंपोनेंट इसमें आपका डैम है, और डैम होता है, रिजर्वियर होता है, पेन स्टॉक होता है, टरबाइन होता है, जनरेटर होता है, ड्राफ्ट होता है, ये सारे मेन कंपोनेंट है। ठीक है, इसके एडवांटेज वगैरह की अगर हम बात कर लेंगे भी,
एडवांटेज यहाँ पर हाँ यूज किया गया है, ठीक है। इसमें टरबाइन जो यूज होता है उसको देख लें, तो इसमें हेड जो होगा हाई अगर है तो पेल्टन होगा, मीडियम जो होगा वो फ्रांसिस होगा, और लो होगा तो ये कैप्लन होगा। तो ये कुछ टरबाइन्स जो यूज होते हैं इसमें, वो हमने देख लिया। एडवांटेज की बात करें तो इसमें नो फ्यूल कॉस्ट तो पानी तो फ्री है ना, पानी तो आपका फ्री है, तो यहाँ पास रिन्यूएबल भी है, तो नो फ्यूल कॉस्ट है। इसकी इफिशियंसी भी सबसे अच्छी बात कि इसकी इफिशियंसी हाई है, अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 90% इसकी इफिशियंसी होती है, और ये इको फ्रेंडली है, इससे कोई पॉल्यूशन वगैरह का कोई है नहीं, खतरा है नहीं, इसलिए ये इसके एडवांटेज हैं, ठीक है। क्लीन एनर्जी भी है, ये क्लीन एनर्जी भी है। दूसरा अगर बात कर ले हम लोग इसमें डिसएडवांटेज भी, तो इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इस इनिशियल कॉस्ट थोड़ा सा हाई होगा इसमें, ठीक है। कहीं पास अगर इस्टेब्लिशमेंट करना है तो इनिशियल में थोड़ा सा हाई पड़ेगा। उसमें क्या था, थर्मल पावर प्लांट का इनिशियल कॉस्ट जो है वो लो होता है, लेकिन रनिंग कॉस्ट उसमें हाई होता है। इसमें क्या है कि इनिशियल कॉस्ट जो है वही हाई होगा, ठीक है। और दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि ये डिपेंड करता है रेनफॉल पे, रेनफॉल होगा ही नहीं तो फिर आपका ये रिजर्व हाइड्रो पावर प्लांट चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट देखा हमने। अब देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन देखने जा रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होगा क्या, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट करेगा पावर यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। इसको थोड़ा सा और समझे हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग हीट फ्रॉम कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन और फ्यूजन दो टर्म्स होते हैं अलग अलग, समझना है इसको भी, ठीक है। और इसमें मेन मोस्टली जो यूज होता है वो आपका यूरेनियम और प्लूटोनियम फ्यूल जो यूज होता है इसमें, देख सकते हैं यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, ये आपका एटॉमिक मास है दोनों का, यूरेनियम और प्लूटोनियम का। तो यूरेनियम ही मोस्टली ज़्यादातर यूज होता है, और ये रिएक्टर में होता है, स्टीम क्रिएट करता है, क्रिएट करता स्टीम, और वही फिर स्टीम फिर वापस से टरबाइन को रोटेट करवाएगा, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा जनरेटर के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से मेन कंपोनेंट की बात करें, मेन कंपोनेंट इसमें आपका जो है वो आपका होता है न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। रिएक्टर की बात करें ना, तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, मॉडरेटर होता है, कंट्रोल रॉड्स होता है, हीट एक्सचेंजर होता है, फिर टरबाइन और जनरेटर होता है। रिएक्टर की बात करें तो ये कंटेन करेगा फ्यूल रोड मेड ऑफ यूरेनियम पेलेट्स जो होगा यूरेनियम का, वो आपका रिएक्टर में होगा। और मॉडरेटर आपका है जो वाटर को ऑफन सर्व करेगा कूल करने के लिए कोर को, है ना, और स्लो न्यूट्रॉन्स को लिए भी यह काम करेगा मॉडरेटर आपका। कंट्रोल रॉड्स क्या होगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो लगातार जो है चेन क्रिएट होते रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हीट एक्सचेंजर होगा। टरबाइन क्या होता है आपको मालूम ही है, जनरेटर क्या होता है आपको वो भी मालूम ही है। इसके कुछ वर्क्स को एक बार वापस से अगर समझ लें, अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है तो कैसे पहला स्टेप बाय स्टेप अगर समझ लें, तो पहला तो आपका इसमें स्टेप है कि फीजन होगा। पहला तो स्टेप ये है कि फीजन होगा, ठीक है। और फ्यूजन में क्या होता है कि स्प्लिट होना, फ्यूजन का मतलब स्प्लिट होना, फ्यूजन में जुड़ेगा, लेकिन फ्यूजन मतलब स्प्लिट होगा। यूरेनियम का जो 235 एटम्स होगा वो स्प्लिट होना शुरू होगा, और वो इसके थ्रू हीट जनरेट करता है, और हीट से ही आपका टरबाइन, उस हीट को पहले तो स्टीम में बदला जाएगा, हीट के थ्रू स्टीम, और स्टीम के थ्रू टरबाइन जो है रोटेट किया जाता है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो पहला स्टेप तो फ्यूजन हो गया, दूसरा आपका हीट का ट्रांसफ़र होगा, तीसरा आपका स्टीम का जनरेशन होगा, और फिर चौथा नंबर पे जो स्टेप होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। अब थोड़ा इसके इसमें और भी चीज़ें हैं जो मॉडरेटर, तो इसके बारे में तो हमने आपको बताया है कि स्लो डाउन करेगा किसको, न्यूट्रॉन को। और एग्जाम्पल है इसमें आपका ग्रेफाइट है और हैवी वाटर वगैरह मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। एडवांटेज की बात कर ले इसमें थोड़ा, तो एडवांटेज क्या है इसका, तो वेरी हाई एनर्जी आउटपुट इसका काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा होता है, और स्मॉल फ्यूल रिक्वायर्ड होता है इसमें। सबसे अच्छी बात तो ये भी है कि आपका स्मॉल फ्यूल रिक्वायर्ड होता है। हालांकि यूरेनियम 235 हो या प्लूटोनियम जो 239 हो, ये इजीली अवेलेबल नहीं है सभी जगह पे, जिसके कारण से न्यूक्लियर पावर प्लांट की संख्या जो है काफ़ी कम है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज इसका हम लोग देख रहे हैं। वेस्ट की बात करें इसमें, तो वेस्ट जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट रिक्वायरिंग सिक्योर द लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। सेफ्टी की बात करें तो एम्प्लॉयज मल्टी लेयर्ड डिफेंस इन डेप्थ सेफ्टी जो सिस्टम टू प्रिवेंट एक्सीडेंट होगा इसमें, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें इसमें, तो रेडिएशन हैजार्ड है इसमें, ये इसका डिसएडवांटेज है। हाई कैपिटल कॉस्ट ये भी है इसका डिसएडवांटेज है कि हाई कैपिटल कॉस्ट है, ठीक है। और अगर हम अभी की बात करें, अभी जो ट्रेंड चला है उसमें, तो लगभग वर्ल्ड का
अभी जो वर्ल्ड है तो वर्ल्ड का 11% जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करने में इसका योगदान है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं 11%, ठीक है। इसमें भी जो टॉप मोस्ट जो कंट्री है लाइक यूएस और फ्रांस वगैरह इसका मोस्टली यूज कर रहा है, ठीक है। इंडिया में भी है, हालांकि जो यूएस और फ्रांस वगैरह है उससे ज़्यादा एक्टिव है इस मामले में। अगला हम देखेंगे डीजल पावर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं डीजल पावर प्लांट। अब डीजल पावर प्लांट में होता क्या है कि यूज करेगा स्मॉल पावर जनरेशन के लिए, स्टैंड बाई सप्लाई के लिए, इमरजेंसी सप्लाई के लिए भी बोल सकते हैं इसको। इसमें मोस्टली जो फ्यूल के रूप में क्या यूज होगा, तो फ्यूल के रूप में आपका डीजल यूज होगा, डीजल यूज होगा, डीजल इंजन यूज होगा, भी डीजल इंजन यूज होगा, उसमें फ्यूल के रूप में डीजल होगा। और ये प्राइमरी जो मूव करेगा, जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कैसे, तो वो डीजल को जो बर्निंग करेगा उसके थ्रू, ठीक है। केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद फिर आपका अल्टरनेटर करेगा, अल्टरनेटर जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी को। ये कुछ स्टेप्स के थ्रू आपका डीजल पावर प्लांट काम करता है। यूज इसकी बात कर ले यूज का, तो इसमें विशेष ज़्यादा समझना नहीं है। तो यूज करेंगे इमरजेंसी सप्लाई के लिए और रिमोट एरिया में जहाँ पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो इसके कारण से यहाँ पास यूज किया जा सकता है इसका, ठीक है। अगर इसमें वापस से अगर स्टेप समझ लें तो पहला तो फ्यूल जो आपने डीजल दिया वो कंबशन होगा, जलेगा, बर्निंग कंबशन जो भी बोले। उसके बाद भी ये कंबशन के बाद ये मैकेनिकल पावर सप्लाई में, मैकेनिकल पावर में आएगा, या मैकेनिकल एनर्जी में कर सकते हैं कंबशन के बाद मैकेनिकल एनर्जी में, और वो मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो ये 3 स्टेप में आपका ये यहाँ पास कंप्लीट हो जाएगा। एडवांटेज की बात करें तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट लो है इसका, कहीं पास बिजली और डीजल इंजन को आप लेकर के जा सकते हैं और रन कर सकते हैं। क्विक स्टार्ट भी हो जाएगा, ये भी एडवांटेज है इसका। डिसएडवांटेज इसमें है कि हाई फ्यूल कॉस्ट, इसमें जितने रनिंग कॉस्ट जो है वो आपका वो हाई होगा। नॉइज और पॉल्यूशन भी एक्सप्लोर करेगा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज इसका डीजल पावर जनरेशन का है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे गैस पावर प्लांट का, गैस पावर प्लांट का, ठीक है। गैस पावर प्लांट में क्या होता है, तो गैस पावर प्लांट में होता है आपका कि ये यूज करेगा गैस को, किसके लिए, टरबाइन को रोटेट करने के लिए, है ना। गैस को टरबाइन को रोटेट करने के लिए गैस को यूज करेगा। जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी कैसे, नेचुरल गैस लाइक प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे जो गैसेज हैं, ठीक है, वो नेचुरल गैस है, इसको यूज करेगा फ्यूल के रूप में और बॉन्ड करेगा। उसके बाद फिर स्पिन करेगा टरबाइन को और उसके बाद कनेक्ट करेगा जनरेटर से, जो जनरेटर जो है वो कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से आपका गैस पावर प्लांट भी वर्क करेगा। इसकी अगर स्टेप बाय स्टेप समझें वर्किंग प्रोसेस को, तो सबसे पहला तो एयर का इंटेक करेगा और कंप्रेशन करेगा, ठीक है। कहाँ करेगा, कम खींचेगा कहाँ पास, वो आपका होगा फिल्टर, फिल्टर होगा और ये कंप्रेस कर देगा हाई प्रेशर में, ठीक है। फिल्टर में खींचा जाएगा, उसके बाद फिर कंप्रेस कर देगा हाई प्रेशर में, उसके बाद फिर कंबसन होगा, वो जलेगा, है ना। और उसके बाद आपका जो है एक्सपैंड करेगा गैस टरबाइन के थ्रू और उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हो गए। इसमें फ्यूल की बात करें तो नेचुरल गैस ऑलरेडी हमने आपको बताया, इसमें प्रोपेन ब्यूटेन जैसे कुछ जो नेचुरल गैस हैं उसका यूज होता है, डीजल भी आपका उसमें यूज होता है। और एडवांटेज की बात करें तो इसका साइज़ जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होगा और क्विक स्टार्टिंग ये भी है डीजल की तरह। डिसएडवांटेज की बात करें इसकी इफिशियंसी काफ़ी लो है और फ्यूल कॉस्ट हाई है। गैस जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका कॉस्ट तो हाई आएगा ही ना, नेचुरल गैस से चाहिए, तो इसलिए इसका ये हाई होता है। फ्यूल का कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई होता है। इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, हैवी फ्रेम गैस टरबाइंस भी होता है इसमें, और एरोड्रेटिव जो है गैस टरबाइंस भी होता है, ठीक है। बाद बाकी उसका बारे में आप देख लीजिएगा खुद से भी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सोलर पावर प्लांट जो कि आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो तरह का अगर आप देखते हैं, दो तरह का एनर्जी का रिसोर्सेस देखते हैं तो उसमें से एक ये भी है। और सोलर प्लांट जो है मोस्टली कर इसके बारे में तो कोई बच्चा से भी आप पूछेगा कैसे वर्क करता है वो भी बताएगा। चलिए अब समझाते थे आपको भी। सोलर पावर प्लांट क्या करेगा, फैसिलिट कन्वर्ट करेगा किसको, सनलाइट को, है ना, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। प्राइमरली ये फोटोवोल्टिक यानी पीवी पैनल्स और या पीवी प्लांट्स भी बोल सकते हैं, इसमें भी कंसंट्रेटिंग जो सोलर्स होता है उसके थ्रू ये होगा।
ठीक है, इसके कुछ वर्किंग प्रोसेस को समझ लें सबसे पहले तो। इसमें कई सारे और भी टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ जो सोलर प्लांट भी होते हैं। जैसे टाइप्स है आपका, पहला तो है सोलर थर्मल पावर प्लांट, दूसरा है सोलर फोटोवोल्टिक यानी जिसको पीवी कहते हैं। तो अगर हम लोग इसको एक-एक करके समझना चाहें अगर थोड़ा-सा, तो इसमें जो पीवी वाला है, जो सोलर फोटोवोल्टिक जो है आपका प्लांट, इसको समझें तो ये क्या करेगा, यूज़ करता है सेमीकंडक्टर सेल को, है ना? सेमीकंडक्टर सेल को से यूज़ करता है जो सोलर पैनल में होता है। कन्वर्ट करता है किसको, सनलाइट को डायरेक्टली टू इनटू डीसी में सप्लाई करेगा, ठीक है? वाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसके थ्रू ये सोलर फोटो वोल्टिक जो होता है पीवी जो है आपका डीसी इलेक्ट्रिसिटी वाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये जनरेट करेगा, कन्वर्ट करेगा। दूसरा कैन बी ग्राउंड माउंटेड यानी सोलर फ्रेम फॉर्म्स जो होता है या पार्क जो होता है, रूफटॉप इंस्टॉलेशन भी इसका होता है। तीसरा इसमें और भी समझिए कि इंक्लूड करेगा फिक्स एरे और सिस्टम विद द ट्रैकर दैट अलाउ द सन, ठीक है। दूसरा इसका कंसंट्रेटेड सोलर पावर भी होता है, सीएसपी प्लांट भी उसको कहते हैं। ये यूज करेगा मिरर को, हेलियोस्टेट और लेंसेज को फोकस करने के लिए सनलाइट के लिए, ठीक है। इसमें अब कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। कुछ अगर इसके एग्जांपल की बात करें पीवी के एग्जांपल का, तो ये कैप्चर करेगा, पहला तो कैप्चर करेगा, फिर कन्वर्जन करेगा, इन्वर्जन करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। इसमें जो की कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो आपका होता है सोलर पैनल या पीवी मॉड्यूलस जो आपके घर में लगा हुआ है ना, ये मोस्टली ये भी समझिए कि जो आपके घर वगैरह में या आसपास में स्ट्रीट लाइट वगैरह में जो यूज हो रहा है ये आपके पीवी वाले हैं। ये कन्वर्ट करेगा डीसी टू एसी। इन्वर्टर जो होता है वो क्या करवाएगा, इन्वर्टर जो होता है वो आपका डीसी टू एसी में सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये कुछ ये भी है, इसके बेनिफिट्स भी हैं कि ये रिन्यूएबल और क्लीन है, फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस भी कर रहा है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है और वर्सेटाइल भी है। तो इसलिए ये इसके कुछ एडवांटेज हैं। ये सोलर सेल मटेरियल की बात करें तो इसमें ये मोस्टली जो यूज होता है वो आपका सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर के रूप में। एडवांटेज की तो आपने पहले भी बात किया कि रिन्यूएबल होगा और पॉल्यूशन इसमें तो होता ही नहीं है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये हाई इनिशियल कॉस्ट है, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो है वो कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा कि हाई रहेगा। और ये डिपेंड है, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि डिपेंड करता है आपका सनलाइट पे। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में हमने देखा कि वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है, इसी तरीके से यहाँ पास ये जो सोयल पावर प्लांट है वो सनलाइट पे डिपेंड करता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे विंड पावर प्लांट, ठीक है। ये मोस्टली यूज करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड को। इसके एडवांटेज की बात करें तो ये फ्री एनर्जी है और रिन्यूएबल है, तो ये इसके तो एडवांटेज हो गए हैं। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि डिपेंड करेगा विंड के स्पीड पे और लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। इसके लिए लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है, जो तार वगैरह का एरिया है तो वहाँ पास ये मोस्टली ज़्यादातर इंस्टॉल किया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे टीडल पावर प्लांट को। यूज करेगा राइज और फॉल जो सी टाइड्स होता है, ठीक है, समुद्र की जो लहरें होती हैं उसका यूज करके जो टीडल पावर प्लांट को चलाया जाता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो ये रिन्यूएबल है, तो ये इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज की बात कर ले इसका थोड़ा सा, और डिसएडवांटेज है कि ये लिमिटेड लोकेशन पे ही अवेलेबल है, सब जगह पे तो सी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए लिमिटेड लोकेशन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन में अगर देखें, सॉरी कंपैरिजन करें, कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन देखेंगे सभी पावर प्लांट का। तो थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, इनिशियल कॉस्ट जो थर्मल पावर प्लांट में है वो लो होता है, रनिंग कॉस्ट जो आपका होता है वो आपका हाई होता है इसमें, और इफिशियंसी लेकिन लो है इसका, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है थर्मल का। हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, इसके बावजूद भी चलो आप सभी की इंडिया में मोस्टली जो यूज हो रहा है वो थर्मल पावर प्लांट है, जबकि इसकी इफिशियंसी लो है, इसके बावजूद भी इसका यूज हो रहा है। रनिंग कॉस्ट हाई है, इसके बावजूद भी इसका यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें फ्यूल वगैरह जो यूज हो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, इसके बावजूद भी इंडिया में ये ज़्यादातर यूज हो रहा है। अगर इसकी मैं बात करें हाइड्रो पावर प्लांट में, तो हाइड्रो में इनिशियल कॉस्ट इसका हाई होता है और रनिंग कॉस्ट इसका लो होता है, वेरी लो होता है। इसकी इफिशियंसी की बात करें तो वो काफ़ी हाई होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो इसका इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई होता है और रनिंग कॉस्ट लो है और इफिशियंसी हाई है, इफिशियंसी इसकी हाई है। ये कुछ सोलर की भी इसमें देख ले तो सोलर का क्या है, इनिशियल कॉस्ट हाई है, रनिंग कॉस्ट नील है, मीडियम कॉस्ट सॉरी एफिशिएंसी की बात करें तो वो आपका मीडियम है। तो ये एफिशिएंसी, इनिशियल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट वगैरह सारे कंपैरिजन हमने कर लिया अलग अलग पावर प्लांट में। कुछ इंपॉर्टेंट के वन लाइनर या समराइज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं इसको। तो थर्मल पावर प्लांट जो है वो वर्क करता है रैंकिन साइकिल पे। हाईएस्ट एफिशिएंसी पावर प्लांट जो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, हमने आपको पहले ही बताया। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम भी यूज होता है, लेकिन कॉमनली ज़्यादातर यूज जो है यूरेनियम 235 का देखने को मिलता
होता है। अगला है पेल्ट्रॉन टरबाइन इज यूज फॉर, पेल्ट्रॉन टरबाइन जो यूज होता है हाई हेड में यूज होता है, सोलर से वर्क करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। और कूलिंग टावर जो है वो यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट वन समराइज भी किया, या वन लाइनर भी कर सकते हैं उसको। पावर जनरेशन कंप्लीट नोट्स आपका वेस्टू क्लासेज पे अवेलेबल हो पाया है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। काफ़ी बढ़िया से ये लेक्चर बनाने की हमारी कोशिश रही है, और ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों ग्रुप में भी। और वन शॉट रिवीजन चल रहा है तो जरूर जरूर वीडियो को लाइक करिए, प्लेलिस्ट लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ पहले की क्लासेज अगर आपने नहीं किया तो जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग आज की इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने के लिए।